हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। राइट, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्या करता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए प्रोटॉन ले लीजिए, न्यूट्रॉन ले लिए या अल्फा पार्टिकल्स ले लीजिए। राइट, ये सारे आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। इन सारे पार्टिकल्स को ये क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइट, चलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम समझेंगे। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू अ वेरी हाई एनर्जीज। राइट, तो एक्सेलरेट करता है कब तक, टू अ वेरी हाई एनर्जीज। राइट, आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर इसका एक अरेंजमेंट भी हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए इसके प्रिंसिपल को समझेंगे किस तरह से काम करता है। A charged particle can be accelerated to very high energies by making it pass through an electric field for number of times. This can be done with the help of perpendicular magnetic field which throws charged particle into a circular motion. देखिए इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल हमें फिर से समझेंगे हम इसे। उससे पहले इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे, बाद में हम इस प्रिंसिपल को फिर से समझेंगे क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन को, या कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं दो मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बताई है, डॉटेड में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनके अंदर हमारे पास आप देखते हैं हाफ सिलेंड्रिकल डी शेप्ड मेटेलिक फॉर्म दिख रहे हैं हमें। देखिए ये डी शेप्ड मेटेलिक फॉर्म है, होलो, अंदर से होलो मेटेलिक सिलेंडर है ये। राइट, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये अंदर से कैसे हैं, खोखले हैं। ठीक है, होलो है। तो ये क्या करता है, आप देखिए यहां पर इन दोनों डीज को मैंने किससे कनेक्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग सप्लाई से। ठीक है, अल्टरनेटिंग सप्लाई से यहां पर कनेक्ट किया है, जिसे आप कहेंगे HFO या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सप्लाई यहां पर हम देते हैं। ठीक है, अब ये ऑसिलेटर है, इस वजह से क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये एक ही समय पर एक बार ये प्लस भी हो सकता है, और ये टर्मिनल मतलब ये अगर D1 प्लस होगा तो उस समय D2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट, इसी तरह अगर ये नेगेटिव जब होगा तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। क्लियर, इस वजह से इसके टर्मिनल यहां पर चेंज होते रहेंगे। अब देखिए आप ये जो यहां पर अरेंजमेंट देख रहे हैं उसी का ये यहां पर हमारे पास टॉप व्यू है। राइट, आप देख रहे हैं ये साइड व्यू है हमारे पास, और इस डीज को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये डीज फॉर्म हमको कुछ इस तरह से दिखेंगे। राइट, जिसको आप टॉप व्यू भी कह सकते हैं। राइट, टेक्स्ट बुक में आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा, इसी डायग्राम का ये साइड व्यू है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इनटू द सरफेस है इस प्लेन के लिए, इसलिए क्रॉस सिंबल से हमने क्या दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इनटू द सरफेस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इनटू द सरफेस है। क्लियर, और यहां पर आप जो यहां पर ये HFO देख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, शुरुआत में इन दोनों के बीच में जो स्मॉल गैप आपको दिख रही है, ठीक है, दो डी के बीच में जो गैप दिख रही है, वहां पर हम पॉजिटिव पार्टिकल को रख देते हैं। राइट, या इनमें से कोई भी पार्टिकल को हम यहां पर रख देंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहां से सप्लाई स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए शुरुआत में ये जो D1 दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। राइट, ये नेगेटिव है और यहां पर ये पॉजिटिव हो जाता है शुरुआत में। तब क्या होगा, देखिए यहां पर हमने क्या रखा है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल रखा है Q। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल Q जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। राइट, अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा किसकी ओर, देखिए यहां D1 की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब ये पार्टिकल अपना इस तरफ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। राइट, ऐसे जैसे ही ये अट्रैक्ट होगा, राइट,
अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें देखने को मिलेगी, राइट, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव डी की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, देखिए यहां पर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखने को मिलेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। जिस तरह हमने पहले ही कहा था, ये मेटेलिक होलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल शेप है यहां पर, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डी जो है D1 D2 है वो कैसा है, 0 है। तो उस बात को हम यहां पर लिखेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड D1 एंड D2 इज 0, राइट। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहां पर हमें प्रोवाइड हो रहा है, इस वजह से डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन डी के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। देख सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, देखिए इसे शुरुआत में जो एक्सेलरेशन मिला उस स्पीड से वो एंटर होगा। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसे अपने सर्कुलर पाथ से घुमा देता है, मतलब सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। लीनियर मोशन या स्पीड कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो ये जो चार्ज यहां से निकला है वो घूमकर वापस इस पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे ही ये यहां बाहर आएगा, बाहर आने लगेगा, अगेन क्या होगा, यहां पर टर्मिनल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ऐसा करने पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। अब ये जो चार्ज यहां आया होगा वो क्या होगा, यहां से तुरंत एक्सेलरेट होगा, राइट। तो लीनियर स्पीड उसे अगेन मिलेगी, जो पहले स्पीड होगी कांस्टेंट हो गई थी, वो कांस्टेंट स्पीड से अब अगेन दूसरा एडिशनल उसे स्पीड मिलेगी, मतलब यहां पर क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, राइट, एक्सेलरेट हो गया। तो एक्सेलरेट होने पर वो वापस यहां पर अंदर जैसे ही पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाएगी, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ, तो जो पाथ है अब उसकी स्पीड बढ़ गई है, राइट, इस वजह से उसका सर्कुलर पाथ भी बढ़ गया। देखिए यहां पर सर्कुलर यहां से पाथ भी बढ़ गया, और ये जैसे ही यहां पे आएगा अगेन ये क्या होगा, ऑसिलेट हो जाएगा, और यहां पर अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी गैप में, राइट। तो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने की वजह से क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी ओर खींचेगी, राइट। चलिए ये बात हम यहां पर लिखते जाते हैं, राइट। हम बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं तो इसे यहां से हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे, देखिए बेसिक बातें जो आप देख रहे हैं यहां पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड necessary speed to the charge particle, right, and accelerate each time when charge enter into the gap, right, enter into the gap in electric field, देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही जितनी बार ये चार्ज पार्टिकल इस गैप में आएगा उतनी बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करेगा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड सर्कुलर मोशन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, हर बार उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, देखिए सर्कुलर पाथ बढ़ते जा रहा है, और इस वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर। अब देखिए हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए यहां पर हमने क्या कहा, चार्ज पार्टिकल को आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय पासिंग चार्ज
into a electric field for number of times, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने से उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोज अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर मोशन। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, देखिए इन डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑल द टाइम है। इस वजह से क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे करते करते चार्ज पार्टिकल गोल 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 घूमते घूमते लास्ट में जब वो मैक्सिमम अपने सर्कल फॉर्म में होता है तो उसे हम यहां विंडो से पास करते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये W है, क्या है, विंडो है आपके लिए। उस विंडो से बीम निकलकर कहां जाती है, टारगेट में, और टारगेट में जो ये बीम जा रही होती है उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक फोटो बीम। बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास होती है और वो इस टारगेट के न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड या कोलाइड हो जाता है। क्लियर? तो ये बात हमें यहां पर पता चली। चलिए अब हम इसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर एक और दो बातें ऐड करते हैं। देखिए थ्योरी में एक और दो बातें ऐड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड necessary circular path to the charge particle, right? और क्या करता है, ये वापस गोल गोल घुमाकर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक देता है, ठीक है। चलिए एक और बात यहां पर समझेंगे। देखिए when frequency of supply is equal to the frequency of charge particle। देखिए ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है, ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है घूमने की, उस फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो जाता है तब क्या होता है। देखिए when frequency of supply is equal to the frequency of charge particle, then condition of resonance oscillation is built। देखिए क्या होता है, रेजोनेंस ऑसिलेशन बिल्ड होता था। इस रेजोनेंस ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए रेजोनेंस ऑसिलेशन का मतलब जैसे ही पार्टिकल वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तब यहां पर इनकी पोलैरिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्लस से माइनस होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनकी पोलैरिटी जो ये D1 अगर पहले में पॉजिटिव है तो बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये D2 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ऐसा कब होता है, देखिए ध्यान से, वन फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाए, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस ऑसिलेशन। क्लियर? देखिए अब इस कंडीशन में होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, हमने डायग्राम देख लिया है, समझ लिया है। चलिए अब नेसेसरी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे, देख सकते हैं यहां पे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में भी है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिल रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आपके लिए क्या है, mv²/r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स आपके लिए क्या है, इट इज QVB, राइट। साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री। देखिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द सरफेस है और चार्ज ऐसे घूम रहा है, इस वजह से दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 है, राइट। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, mv²/r इज इक्वल टू QVB, राइट। ये फॉर्म हमें यहां पर मिला, जिसमें हम रेडियस आर कैंसिल कर, वी कैंसिल कर दीजिए तो आप यहाँ पे QB खाली आपको मिलेगा। तो आप R इज इक्वल टू क्या मिला, देखिए इट इज mv/QB, राइट। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, राइट। चलिए अब हम अगर टाइम पीरियड फाइंड करें या पीरियोडिक टाइम फाइंड करें तो क्या होगा, देखिए टाइम पीरियड
राइट, इज इक्वल टू सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या है आपके लिए, इट इज 2 पाई आर बाई वेलोसिटी कितना है, v है आपके पास, राइट। अभी देखिए यहां पर अगर आई की वैल्यू, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 पाई बाई वी इंटू एम वी बाई क्यू बी। देखिए मैंने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यहां पर क्या हो रहा है, वी वी कैंसल्ड, सो इट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी, राइट। ये हमें क्या मिला, टाइम पीरियड मिला, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड भी मिल गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करनी है तो देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप सिंपली क्या लिखे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इट इज 1/t, सो इट इज QB बाई 2 पाई m, राइट। यही फॉर्म होगा, ये है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हैं, क्लियर। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये हमें बात याद रखनी है, दिस फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, क्लियर। चलिए ये हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात हम यहां पर करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज, देखिए क्या आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है, विच इज mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, इट इज QVB, राइट। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो यहां पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी V नॉट अगर हम इसे दे दें वेलोसिटी को, तो दिस विल बी V नॉट इज इक्वल टू QB बाई, राइट, V कैंसल, इट इज QB R बाई M, ये फॉर्म हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखिए आप लिखेंगे K मैक्स, राइट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv नॉट स्क्वायर। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा, इट इज हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर, सो इट इज q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर बाई m स्क्वायर। क्या हो रहा है, देखिए तो आपको क्या मिला इक्वेशन, K मैक्स इज इक्वल टू, दिस इज m कैंसिल हो गया एक यहां पर, मतलब दिस इज q स्क्वायर b स्क्वायर r नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस m, ये हमें मिला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या आएगा, देखिए साइक्लोट्रॉन की भी कुछ अपनी लिमिटेशन है। जैसे हमने शुरुआत में बात किया कि ये हैवी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या आप अल्फा पार्टिकल लिया, उनको ये एक्सेलरेट करता है, मतलब ये लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। देखिए लिमिटेशन, तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट। एज वी नो इक्वेशन ऑफ मास m इज इक्वल टू m नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। हमें यह पता है अगर किसी भी पार्टिकल जो मास जिसके अंदर है, अगर उसे हम बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कराएंगे, राइट, तो उसका मास भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ये रिलेशन से फ्रॉम अबाव we can say that mass of particle will increases by increase in velocity or speed, right. तो mass of particle will increases by increase in velocity, so its frequency will be decreases। देखिए अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर बहुत ज्यादा, अगर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, क्या रिलेशन है आपके पास, देखिए
फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू इट इज क्यू बी बाय ट्वाइस पाई एम। मतलब आप इस इक्वेशन में देख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, अगर मास बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या यहां पर लिखा है, देखिए मास ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस, राइट, व्हिच कॉज decrease in resonance oscillation frequency of particle, right? So particle stop accelerating। देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर पार्टिकल का रेजोनेंस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो घट जाएगी तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो अब बाद में इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो ये पहली लिमिटेशन है, इसलिए हम उसे बहुत ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्पीड प्रोवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो ये हमारे लिए है। चलिए सेकेंड लिमिटेशन हम देखेंगे यहां पे। सेकेंड लिमिटेशन क्या है हमारे लिए, देखिए सेकेंड लिमिटेशन, particle like electron will not accelerate by cyclotron। देखिए कैसे particle like electron will not accelerate by cyclotron because it is very light in mass which cause sudden increase of kinetic energy of electron which make it अनस्टेबल। देखिए ध्यान से, अगर हम इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा मास में कम है, उसका मास बहुत ज्यादा कम है। मास में कम होने की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगा। इस वजह से क्या हम कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसे हम संभाल नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये हम नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन को, ये हमारे लिए सेकेंड लिमिटेशन हुई। देखिए थर्ड लिमिटेशन क्या है हमारे लिए। थर्ड लिमिटेशन देखिए, न्यूट्रॉन पार्टिकल कैन नॉट बी accelerated by cyclotron, right? Neutron particle cannot be accelerated by cyclotron because it is neutral in polarity। देखिए अगर न्यूट्रल पार्टिकल को हम यहां पर रखें तो देखिए न्यूट्रल पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, मतलब वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा किसी भी डी की तरफ। तो जो उसे एक्सेलरेशन, शुरुआती एक्सेलरेशन मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलेगा, इस वजह से वो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो सकता साइक्लोट्रॉन के अंदर, राइट। सो ये हमारे लिए थी लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें यूजेस की तो देखिए साइक्लोट्रॉन बहुत सारी जगह यूज होता है। जैसे आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इतनी ज्यादा स्पीड से हम क्या करते हैं, ऐसे हाई स्पीड पार्टिकल को हम किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड करते हैं और उसके बाद उसके एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, राइट। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टडी में हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, ये पहला यूज है। ठीक है, दूसरा यूज आप इससे दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बना सकते हैं। जैसे एक बार कोलिजन होने पर ये हाई स्पीड पार्टिकल्स अपनी पोलैरिटी खो देता है और वो न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है। मतलब आप
सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बना सकते हैं। दिस इज ऑफ सेकेंड यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। थर्ड यूज की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल जो इक्विपमेंट या ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस की जगह पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारे लिए साइक्लोट्रॉन। थैंक यू।